Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. This is going to be a very interesting lecture क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिशेल फूको के बारे में। फूको जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर है और जब हम फ्रेंच थ्योरिस्ट की बात करते हैं, कल्चर स्टडीज की बात करते हैं, तो कल्चर स्टडीज के अंदर आप देखोगे मोस्टली फ्रेंच थिंकर्स हैं, है ना? फ्रेंच है, ब्रिटिश हैं, बट देखा जाए अगर ओवरऑल तो 1950s के बाद मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में जितने भी इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं वो मोस्टली फ्रांस से आते हैं, फ्रेंच से आते हैं। और इस समय फ्रेंच लिटरेचर का बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे लिटरेरी थ्योरी पे, हमारे सोशियोलॉजी पे, कल्चर स्टडीज पे, इवन फिलोसफी पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर आई बिगिन दिस लेक्चर, if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe so that I will be motivated and bring more such videos for you. And you can also join my telegram channel जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना? अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्क को। मिशेल फूको, he was a French philosopher. He was someone who wanted to understand history of ideas, and also he was a social theorist. इसलिए इसको हम कल्चर स्टडीज और लिटरेरी थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। नाउ इनका जो प्रोजेक्ट था, ही वांटेड टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। अब देखो अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, हिस्ट्री भी है प्रेजेंट भी है ना? दोनों ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट आ गया। तो ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट क्या है? सिंपल मतलब है कि ही वांटेड टू इन्वेस्टिगेट हाउ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, कोई भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्रिजन हो गया, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो गया, है ना? वो क्या है, मोड्स ऑफ नॉलेज केम टू डिफाइन, है ना? उसको स्टडी करने के बाद और वो जानना चाहते थे कि जो नॉलेज है या मोड्स ऑफ नॉलेज है वो किस तरह से डिफाइन करता है हु वी आर एंड व्हाट वी कंसीडर ट्रू एंड हाउ वी एक्सरसाइज पावर। तो ये तीन चीज पे उनका फोकस था। पहला, नॉलेज के ऊपर फोकस था कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, किस तरह से इंस्टीट्यूशन हमें एक्सप्लेन करता है ना, हमारे होने का एक्सप्लेन करता है, एंड हाउ वी कंसिडर्ड ट्रू, है ना? कोई चीज अगर ट्रू है, कोई चीज अगर सत्य है, तो ऑन व्हाट बेसिस डू वी कंसिडर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्रू। और एक्सरसाइज ऑफ पावर की बात करता है कि जो रेसिस्टेंस है ना, जो पावर है उसकी बात करता है। अब देखो, इससे मुझे एक चीज याद आया कि मैं जब अपने समय में पढ़ाई करता था तो एक लेक्चर देखा था, सी कुछ करके है, जो टेलीविजन पे आता था। तो वहाँ पे एक हिंदू कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, मुझे उनका याद नहीं है। इवन टुडे आल्सो इफ यू सर्च इट ऑन यूट्यूब देन आपको मिल जाएगा मिशेल फूको के लेक्चर। तो वो माइकल फूको पढ़ती थी, नहीं, माइकल फौकॉल्ट पढ़ती थी उसको। नाउ देखो, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि अगर बिहार के साइड आप आओगे तो 100 बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रीजनल टोन मिला के आपके आपके प्रोनाउंसिएशन को बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक्स आपको नहीं करने होते हैं। जैसे मिशेल फुको, ये नाम है ना? आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, आप फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, लेकिन नाम को आप कुछ और ही नहीं पढ़ सकते हो, है ना? जैसे माइकल फॉकॉल्ट पढ़ती है वो। तो और वो हिंदू कॉलेज की प्रोफेसर है और उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, टेलीविजन पे आता था पहले एक स्वयं प्रभा करके, मोदी जी ने 2020 में, आई डोंट नो व्हेन, 2016-15 में लॉन्च किया था। तो उसके बाद टेलीविजन पे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे ना, उनको लेक्चर देना पड़ता था, वो लेक्चर प्रेजेंट करते थे। तो उसी तरीके से वीकली लेक्चर्स आते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पावर, जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है ना? जब फूको बात करता है पावर की, खैर फूको दूसरे टर्म में बातें करता है, लेकिन मुझे थोड़ा ये समझ आ रहा है क्योंकि मैं अब जब वर्क कर रहा था या वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है ना, वो सिर्फ डोमिनेट करने के लिए होता है। और जितने भी वीक वंस हैं, जितने भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा करप्शन कर सकते हैं या जितना ज़्यादा बुरा कर सकते हैं, है ना? वो लोग बहुत शीर्ष पे बैठे हुए हैं और एक्सरसाइज़ ऑफ पावर बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। अब मिशेल फूको के वर्क्स में भी आप वही सारी चीज़ें देखोगे। तो ये हमारे आस-पास है। हर इंसान, मतलब जितने आप अगर छोटे इंसान हो, अगर आप गरीब हो, अगर आप मिडल क्लास फैमिली हो, तो आपको हर जगह से ठोकरें मिलेगी, हर जगह से आपको प्रॉब्लम्स होंगे, हर कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। आप देखो, मज़े लेके पढ़ो, समाज को समझ के पढ़ो, सोसाइटी को समझ के पढ़ो,
है ना? अपने आस-पास की चीज़ों को समझ के पढ़ो, क्योंकि देखो मिशेल फूको ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत डोमिनेंट फिलॉसफर है या बहुत ग्रेट फिलॉसफर, ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट फिलॉसफर, लेकिन फिलॉसफर हम ही लोगों में से कोई बनता है ना? जब वो ग्रेटली थिंक करना सोचता है, जब वो किसी एक चीज़ को, के एक मेथोडोलॉजी को पकड़ के लिखने की कोशिश करता है ना? हमारे समाज को समझने की कोशिश करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करता है, वही फिलॉसफर बनता है। तो फिलॉसफी भी बेसिकली वही है। फिलॉसफी का मतलब ही यही है कि आप ट्रुथ को फाइंड करते हो, है ना? और इस ट्रुथ को फाइंड करने में आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियलिटी, जैसे मार्क्स के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए थे, तो मार्क्स को देखोगे, मार्क्स को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मार्क्स बहुत ग्रेट थिंकर था। अब ग्रेट थिंकर ही फिलॉसफर बनता है। तो आप भी जब अपने समाज को देखना शुरू करोगे, आस-पास की चीज़ों को देखना शुरू करोगे, है ना? आपके खुद के घर में देखना शुरू करोगे, तो आपको रेजिस्टेंस, पावर का रेजिस्टेंस, है ना? या जो एक्सरसाइज़ ऑफ पावर है, उन सारी चीज़ों को आप ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे और तब आप कोरिलेट कर पाओगे फिलॉसफी से, है ना? अब अगर मैं कुछ बोलूँ तो आपको लगेगा कि मैं बहुत मॉडेस्ट हो रहा हूँ, बट मैं जो भी चीज़ें पढ़ता था फिलॉसफी में, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था। जब मैंने नीचे को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने शोपेनहावर को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने कांट को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगता था मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं सोच रखा था और उसी को उसने एक्सेसिव लिटरेचर के थ्रू उसने लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। ख़ैर, अब पावर की बात हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि अब बस अपने सोसाइटी को भी उसी तरीके से देखना, अपने समाज को भी उसी तरीके से देखना, अपने आस-पास को उसी तरीके से देखना, ठीक है? तो सिंपल समझना है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट की बात करता है वो, और हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट को जानने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम ट्रुथ को कंसीडर करते हैं, किस तरह से हम पावर को एक्सरसाइज़ ऑफ पावर होता है और किस तरह से हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और किस तरह से हमारे पास जो नॉलेज सिस्टम है, वो बिल्ड होता है, ठीक है? अब इनकी जो थिंकिंग है, वो 2 तरीके से है। इनकी जो एंटायर फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, इनकी जो एंटायर फिलोसॉफिकल कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है, वो आता है 2 मेथड से। पहला है आर्कियोलॉजी मेथड और दूसरा है जीनियोलॉजी मेथड, है ना? मैं लिख दूँगा आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी जो है, नाम से पता चले आर्काइव्स, तो यहाँ पे ही वांटेड टू एक्सकवेट द आर्काइव्स। एक्सकवेट का करने का मतलब, देखो ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स में भी हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, बट एक्सकवेट का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट करना। आर्काइव्स को, जैसे आप पुरानी लाइब्रेरी में जाओगे, अगर आप नहीं गए हो तो कभी जाना, जैसे ड्यू की लाइब्रेरी थी, स्टीफेंस कॉलेज की लाइब्रेरी थी, जो अच्छे-अच्छे लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लाइब्रेरीज़ हैं। तो आप उस आर्काइव में जाके पुरानी-पुरानी बुक्स को पढ़ना, तो मतलब वही है कि पुराने-पुराने टेक्स्ट को निकालना, उसको मतलब एक्सुबेट कर उससे नॉलेज को निकालना, है ना? किस तरह से लोग सोचते थे, किस तरह से मतलब एक तरह से अनकॉन्शियसली क्या लिखा गया था, है ना? तो सिंपल है, टू एक्सकवेट द आर्काइव्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड टू अनकवर द अंडरलाइंग एंड ऑफन अनकॉन्शियस रूल्स ऑफ डिस्कोर्स, जो डिटरमिन करता था क्या? हमारे थॉट को, है ना? हमारे विचार, हमारी जितनी भी समस्याएँ थी, है ना? उसको, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसको समझने की कोशिश करता था। तो सिंपल समझना, आर्काइक मेथड जो है या आर्कियोलॉजी मेथड जो है, वो एक सिस्टमैटिक मेथड था। उस सिस्टमैटिक मेथड में वो क्या करते थे, पुराने जितने भी आर्काइव्स हैं, जितने भी वर्क्स लिखे गए, जितने भी टेक्स्ट लिखे गए, इंक्लूडिंग मूवीज़, सिनेमा, हर चीज़, उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, वहाँ से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते थे वो। और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो बताते थे कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में साइकोलॉजिकली या फिर अनकॉन्शियसली लोग क्या सोचते थे, लोग क्या करते थे, है ना? किस तरह की चीज़ें, किस तरह की अवधारणाएँ होती थी। तो दिस वाज़, कह सकते हैं कि उनका मोस्ट मेथोडिकल अप्रोच था लिटरेचर, टुवर्ड्स लिटरेचर या टुवर्ड्स फिलॉसफी या टुवर्ड्स ह्यूमन रेस, एक सेंस में कह सकते हैं। सो ये जो फ्रेमवर्क है, दिस फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज इज व्हाट फूको फेमसली कॉल्ड एपिस्टीम। क्वेश्चन देखो आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर। एपिस्टीम जो टर्म है, उसका मतलब 2 बार क्वेश्चन आया है। एक बार यूजीसी नेट ने पूछा था एपिस्टीम का मतलब क्या है, और दूसरी बार यूजीसी नेट ने पूछा था एपिस्टीम को डिफाइन करने के लिए। तो एपिस्टीम जो है, इट इज आर्कियोलॉजी। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल मेथड में ही वो कहते हैं चीजों को एक्सट्रैक्ट करना ही एपिस्टीम है, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, है ना? और कहते हैं कि आर्कियोलॉजी इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं हमारे नॉलेज को गेन करने का। तो दिस इज व्हाट एपिस्टीम इज, और दिस इज व्हाट आर्कियोलॉजी इज। आर्कियोलॉजी का एक ही मकसद है, इज अबाउट डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, है ना? नॉलेज की पॉसिबिलिटी को फाइंड करना, नॉलेज की पॉसिबिलिटी को समझना। अब हम चलते हैं दूसरा मेथड पे, जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, ये फ्रेडरिक नीचे से इंस्पायर्ड थे। अब देखो, नीचे जो है ना, वो आपको हमेशा ही मिलेंगे। नीचे एक ऐसा फिलोसफर है, मॉडर्न एज के बिल्कुल उस एज पे बैठा हुआ, है ना, जहां से वो पूरी की पूरी पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को डिफाइन कर देता है।
नीचे का एक वर्क है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी के अंदर नीचे लिखते हैं मतलब दो कॉन्ट्रास्ट फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बातें करते हैं। वो एक एपोलोनियन और डायनीशियन के बारे में बातें करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम इनका वर्क पढ़ेंगे आगे ना, खैर अभी फिलहाल मैं इसको समझा देता हूँ जिनियोलॉजी का मतलब क्या है। तो जिनियोलॉजी जो है इट हाईलाइट्स द पावर स्ट्रगल। तो जब आप नीचे को पढ़ोगे जिनियोलॉजी, एक उनका वर्क है ऑन द जिनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, तो वहां भी आप पावर स्ट्रगल देखोगे जहाँ पे वो मास्टर और स्लेव मोरालिटी की बात करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, है ना, मास्टर और स्लेव मोरालिटी पे या फिर नीचे की ऑन द जिनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी के, उसमें 3 एसेज हैं, तीनों ऐसे के इंडिविजुअल वीडियोस बन सकते हैं। तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कोई कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप इंटरेक्ट हो रहे हो मेरे से। तो देखो यहाँ पे जिनियोलॉजी का मतलब है, जिनियोलॉजी जो है वो हाईलाइट करता है द पावर स्ट्रगल, एक्सीडेंट्स, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स एंड हैव फ्रेम्ड द प्रेजेंट रियलिटी। तो देखो एक तरीका था आर्काइक जो मेथोडिकल था, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, है ना, कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और दूसरा जो है वर्क, दूसरा दूसरा जो लेटर लेटर टाइम में, मतलब अपने लेट कह सकते हैं कि 40s में उन्होंने जिनियोलॉजी पे वर्क करना शुरू किया। जिनियोलॉजी का मतलब है ट्रेस करना चीजों को, और उसमें ऑफन पावर स्ट्रगल को, एक्सीडेंट्स को, जो भी चीजें घटित हुई है ना, उसके थ्रू नॉलेज को क्रिएट करना, उसके थ्रू नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, वो कहता है जिनियोलॉजी। और इनका जो सबसे पहला वर्क है द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस, जिस बुक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस। और इसका पूरा टाइटल है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन। 1961 में पब्लिश हुई थी। अब देखो यूजीसी नेट इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। अब देखो मेरा मकसद सिर्फ नेट को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है आपको नॉलेज देना, है ना, ताकि आप खुद सोचने, अपने आप पे सोचने पे विचार करो। नाउ ये जो वर्क है, फूको चैलेंजेस मॉडर्न साइकेट्री रिप्रेजेंट अ ह्यूमन इनलाइटेंड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल। ये जो वर्क है ना मेंटली इल के लिए था। वैसे लोग जो इंसेन है, वैसे लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है, वैसे लोग जिनको लोग पागल कहते हैं, है ना, आजकल देखोगे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पागल्स होते हैं। एक तो वो होता है जो बहुत पढ़ लिख के पागल हो जाता है ना। कुछ को देखोगे जो बिल्कुल ड्रिंक करके सड़क पे पड़ा हुआ है, पागलों की तरह घूम रहा है, उसको भी लोग पागल कह देते हैं। आजकल तो लव बर्ड्स भी एक दूसरे को पागल कह देते हैं, है ना, पगली, पागल, इस तरह से। तो पागल करने का अपना अपना तरीका है। बट यहाँ पे उस पागल की बात हो रही है जो मेंटली इंसेन है ना, जिसको समाज ने मेंटली इंसेन घोषित कर दिया है, और ऐसा माना गया है कि उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है। वैसे देखो नीचे का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। नीचे कहते हैं वट एवर हैपन्स इन लव इज बियॉन्ड गुड एंड एविल। तो ये जो कहते हैं ना हम लोग, अरे पागल हो, अरे पगली, ऐसे करके जो बातें करते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से यू आर गोइंग बियॉन्ड, है ना, व्हाट कुड बी सेड सेन और व्हाट कुड बी सेड इनसेन। तो एनीवे, ऐसे ही फिलोसफर फिलोसफर नहीं बनते, उनके एक एक स्टेटमेंट में बहुत डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग होती है। अब हम इसको डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है क्या, इस वर्क में फुको कहना क्या चाहते हैं। तो देखो इन्होंने तीन डिस्टिंक्ट पार्ट को डिफाइन कर दिया। उसने बोला पहले रेनेसां एज में क्या होता था, फिर क्लासिकल एज में क्या होता था, और ये मॉडर्न एज में क्या हो रहा है। तो ये जो प्रिजन है, या फिर ये जो मेंटली इंसेन लोग हैं, है ना, इनका इनके साथ क्या हुआ रेनेसां एज में, और क्या हुआ क्लासिकल एज में, और क्या हुआ मॉडर्न एज में। तो कहता है जो एंशियंट टाइम था, जो रेनेसां का समय था, उसमें मैडनेस को एक्सेप्ट कर लिया जाता था, है ना। इसलिए देखो लिखा है द मिडिल एजेस एंड द रेनेसां मैडनेस वाज अ विजिबल एंड एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोशल लैंडस्केप, इट वाज एक्सेप्टेबल पार्ट, लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, है ना। एंड देन कहता है कि द मैडमैन वाज ऑफन सीन एज अ पोजेसिंग अ काइंड ऑफ ट्रेजिक विजडम। तो जो मैडमैन होता है वो इस तरह से देखा जाता था कि जैसे उसके अंदर कोई एक ट्रेजिक विजडम होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिख के पंडित हो गया, बहुत पढ़ लिख के पागल हो गया। तो वो जो बहुत पढ़ लिख के पागल होता था, उस तरह के सिनेरियो बनते थे पहले। तो पहले जो पागल उसको बोलते थे वो एक ट्रेजिक विजडम लेके आता था, है ना। देखो यहाँ पे सिंपल है, अंडरस्टैंड करना है कि जो रेनेसा का समय था या जो अर्लियर पीरियड्स थे, उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था एक मैडमैन को, किस तरह से देखा जाता था एक मैडमैन को, फिर मॉडर्न एज में किस तरह से देखा गया, या फिर
मिडिल या फिर क्लासिकल एज में किस तरह से देखा गया। तो सबसे पहले वो रेनेसां में आते हैं और कहते थे मैडनेस जो था इट वाज एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी, है ना, क्योंकि उसको एज अ काइंड ऑफ ट्रेजिक विजडम की तरह देखा जाता था। अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रुथ सिंबलाइजेस द शिप ऑफ फूल्स। इसलिए कहते हैं कि देयर वाज फोको आर्ग्यूइंग अ डायलॉग बिटवीन रीजन एंड अनरीजन। वहां पे रीजन और अनरीजन के बीच में एक डायलॉग है जिसके बारे में वो बातें करता है। तो इनिशियली जो थे रेनेसां के समय मैडनेस वाज एक्सेप्टेबल, सोसाइटी उसको समझता था, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता था और सोसाइटी उसको एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैजिक विजडम मान लिया, है ना, जहाँ पे रीजन से अनरीजन को अलग किया कि दीज पीपल आर अनरीजनेबल पर्सन, है ना। हो सकता है इन लोगों का दिमाग है वो उस तरह से वर्क नहीं करता है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन करता है। तो उसको एक्सेप्ट किया गया था सोसाइटी में। लेकिन फिर कहता है कि द क्लासिकल एज आता है जो कि रफली 17th और 18th सेंचुरी के बीच का है। तो उसमें कहता है कि द डायलॉग इज साइलेंस। पहले डायलॉग होते थे कि ये रीजन है, ये अनरीजन है ना। मैडमैन को अनरीजन माने जाते थे और मैन को एक एक सेन मैन को रीजन माना जाता था। लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में बिल्कुल बदल गया, चीजें बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर, ये एक टर्म है, आप इसको याद रखना। दिस इज कॉल्ड अ रेडिकल ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसी को बोला गया जैसे पोस्ट साइंस में और प्रेजेंट साइंस में। तो एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर के थ्रू ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेडिकल चेंज आता है ना, रेनेसां में और क्लासिकल एज में, फिर क्लासिकल से मॉडर्न में। तो ये रेडिकल रैप्चर जो है ये एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर है ना। और एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर है कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के डेवलपमेंट में डिसकंटिन्यूटी होता है प्री साइंटिफिक और पोस्ट साइंटिफिक वर्ल्ड में, उसी को बोला गया एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर। प्लीज याद रखने की कोशिश करना आप लोग। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म या फिर एपिस्टेमोलॉजिकल रैप्चर है क्या, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो क्लासिकल एज में, अब क्लासिकल एज में चलते हैं। हमने रेनेसां एज देख लिया, अब क्लासिकल एज में कहता है द डायलॉग वाज साइलेंस्ड। अब ये जो डायलॉग था रीजन और अनरीजन के बीच का वो खत्म हो गया। और फूको इसको बोलता है द ग्रेट कन्फाइनमेंट। अब कन्फाइनमेंट देखो यहाँ पे बहुत डीप वर्ड यूज किया गया है, ग्रेट कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब किसी को जेल में बंद रखना। तो फिर क्या हो गया, एक समय ऐसा था कि मैडमैन भी उसी सोसाइटी में रहती थी, उसी सोसाइटी में वो सर्वाइव करता था जिस सोसाइटी में एक सेन मैन रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये ग्रेट कन्फाइनमेंट का समय आ गया जहां पे साइकोलॉजिकली भी लोगों को कन्फाइन कर दिया गया। ये जो मैडमैन होते थे उनको कन्फाइन कर दिया, उनकी लोग सुनना बंद कर दिया, है ना। साइकोलॉजिकली भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे इसकी कौन सुनेगा। पहले उसको अनरीजन करके मान लिया जाता था लेकिन अब उसको सोसाइटी में भी जगह मिलना बंद हो गया। तो वो कहता है कि दिस इज अ ग्रेट कन्फाइनमेंट। तो उसको साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी कन्फाइन कर दिया गया, उसके थॉट को कन्फाइन कर दिया, उसके थॉट को नैरो कर दिया गया, उसके विचार को, है ना। समाज बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। अब एक होता है ना, देखो ये इसी को, ये जो पावर स्ट्रगल है, यही तो पावर स्ट्रगल है ना। जब कोई, मतलब मैं हमेशा ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैडमेन्स आर ऑलवेज मैडमैन, क्योंकि मैडमैन जो होते हैं ना कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी उनके पास एक डीपर ट्रुथ भी होता है ना। तो हमेशा डायलॉग्स होनी चाहिए एनीवे। तो कहता है आगे कि अनरीजनेबल पीपल मान के उनको हटा दिया गया, पुअर, आइडियल, आइडल और डिबॉस्ड एंड क्रिमिनल्स, इस तरह के उसको टाइटल्स दिए गए। क्या क्या दिए गए, कहता है अनरीजनेबल पीपल है, पुअर है, आइडल मतलब समवन हु डजंट डू एनीथिंग, दिन भर पड़ा रहता है, या फिर डिबॉस्ड है, क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के टाइटल्स उनको देना शुरू कर दिए लोग। तो देख लो ग्रेट कन्फाइनमेंट, आपको एकदम बंद कर दिया, है ना, आपको साइकोलॉजिकली स्टॉप कर दिया। फिर कहता है मैडनेस वाज नो लॉन्गर सीन एट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस बट एज अ सोशल प्रॉब्लम। अब ये जो क्लासिकल एज है उसमें इसको एज ए सोशल प्रॉब्लम लोग देखने लगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके समाज में, समाज के आसपास जब अनरीजनेबल लोग आ जाएंगे तो कहते हैं ना पागल है ये, मतलब रियल पागल है ये, और उसको आप एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो, उसकी सुनना बंद कर देते हो, उसको उसकी तरफ देखना बंद कर देते हो, उसको आप सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करना बंद कर देते हो, है ना। अपना, इवन दो दैट पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, है ना, एक एक हाई फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग नहीं है बल्कि फिर भी एक फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग है। तो आप उसको फिर भी साइड कर देते हो कि नहीं, इससे क्या विचार करना, इससे क्या बातें करना, है ना। तो इसी को कहता है कि मैडनेस वाज नो लॉन्गर सीन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस बट अ सोशल प्रॉब्लम, अ मोरल फेलियर एंड नीडेड टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रैशनल सोसाइटी। एक रैशनल सोसाइटी से आप उसको सेग्रीगेट कर देते हो, उसको हटा देते हो, उसको ब्रेक कर देते हो, उसको टॉर्चर करते हो, है ना। उसके मेंटल फैकल्टी को के बारे में सोचते भी नहीं हो और उससे कोई रीजनेबल बात ही नहीं होती है। आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो ये कह के कि चोर है, डकैत है
है ना, पागल या आप कह देते हो कि पुअर है, गरीब है, बेकार का है ना? इस तरह की चीज़ें आप डिफाइन करते हो। तो देयर वाज़ अ डीप कॉन्ट्रास्ट। रेनेसां में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उससे डायलॉग कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो कि ये रीज़न और अनरीज़न के बीच का वैल्यूएशन है। बट अब जैसे ही क्लासिकल एज में आते हो, जहाँ पे 17th और 18th सेंचुरी जिसको एज ऑफ रीज़न कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो, है ना? उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें एक्नॉलेज करना बंद कर देते हो। दैट इज़ द ग्रेट कन्फाइनमेंट अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको। उसके बाद वो बातें करता है इस बुक में तीसरे मॉडर्न एरा के बारे में बातें करता है कि मॉडर्न एज में क्या हो रहा है। देख रहे हो ना, ये मतलब ये जो इनका एनालिसिस है, वो एनालिसिस कंप्लीटली आर्कियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ना? उन्होंने डीपली अंडरस्टैंड किया, डीपली एक्सट्रैक्ट किया है, आर्काइव्स को पढ़ा है, एक्सकवेट किया है आर्काइव्स को, है ना? तो मॉडर्न एज में क्या होता है? तो मॉडर्न एज जो है एक तरह से रिफॉर्म फिगर्स लाइक फिलिपी विंस कहता है कि फेमसली अनचेन्ड, ये जो समाज है वो फेमसली अनचेन्ड है। एक टर्म उसने किया दैट इमेज असाइलम एंड प्रेजेंटेड नोट एट अ ह्यूमैनिटेरियन विक्ट्री बट द बर्थ ऑफ मॉडर्न असाइलम। अब कहता है कि जो मॉडर्न एज है ना, इट इज सॉ अ बर्थ ऑफ असाइलम। असाइलम का मतलब वही जेल होता है। तो एक तरह से मॉडर्न असाइलम, अब नाम से हॉन्टेड जैसा लग रहा है बहुत। एक अब जब इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, मतलब इस वर्ड को आप रिपीट करना मेरे साथ, है ना? ये जो वर्ड है मॉडर्न, द बर्थ ऑफ मॉडर्न असाइलम, द बर्थ ऑफ मॉडर्न, रिपीट करो मेरे साथ, द बर्थ ऑफ मॉडर्न असाइलम। आपको एकदम हॉन्टेड जैसा फील होगा कि ऐसा क्या चीज है, मतलब इवन दो इट इज अनचेन्ड, आपको अनचेन कर दिया गया, लेकिन आपको चेन कर दिया गया, है ना? आपको चेन कर दिया गया, व्हिच मींस यू आर इनसाइड अ प्रिजन नाउ। ऑल दीज मैडमेन्स वर थ्रोन इनसाइड अ प्रिजन। उसके ऊपर रिसर्च होने शुरू हो गए, है ना? तो कहता है कि द फिजिकल चेन्स वेयर रिप्लेस बाय द साइकोलॉजिकल वंस। यहाँ पे फिजिकल चेन को रिप्लेस करके साइकोलॉजिकल चेन डाल दिया गया। द मैड द मैड वेर नो लॉन्गर पनिश्ड फिजिकली बट वेर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोरल जजमेंट। मतलब कि अब देखो थोड़ा और जैसे मैंने ग्रेट कन्फाइनमेंट के बारे में बोला था, तो उस समय क्या होता था, उस पागल को समझ लिया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, उसके ब्रेन में बहुत सारे, आप बहुत सारी मूवीज में देखोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो ये जो क्लासिकल एज था उसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे, है ना? कि ये पागल है, इसको समझ के वहाँ चेन करते, उसको चेन में डाल के बिल्कुल इस तरह से चेन में लटका दिया और दिमाग में डाल के बिल्कुल होता है ना, वो कर दिया। लेकिन अब मॉडर्न एज में क्या हो गया, उसको प्रिजन में डाल दिया, है ना? अब वो जो चेन्ड आदमी था, है ना, उसको अनचेन करके साइकोलॉजिकल चेन में डाल दिया, क्योंकि अब वो हमेशा जेल में बंद रहेगा। कहते हैं द मैडमैन वेर नो लॉन्गर पनिश फिजिकली। अब मॉडर्न एज में क्या हो गया, जो मैडमैन है उसको फिजिकली पनिश नहीं किया जाता, उसको टॉर्चर नहीं किया जाता, उसके ब्रेन में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता, है ना? इसलिए बहुत सारी मूवीज देखोगे ना आप, उसमें पुराने समय में रिसर्च और साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, दिमाग में शॉक लगाते थे कि क्या पता उसका दिमाग काम करना शुरू कर दे, विच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना कभी ऐसा हो सकता है। आप कोई स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है, आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, वो ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रिक शॉक दोगे तो क्या, वो भी तो न्यूरॉन्स भी तो एक शॉक की तरह ही है ना, आपके मैसेज को कन्वे करता है, आप एक सूचक होता है ना? एंड इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू यू नो शॉक मेथड की आप किसी इंसान को मतलब एक फिजिकली अच्छा कर सको, है ना, मेंटली अच्छा कर सको। तो वही कहता है, फिर कहता है कि हाँ, फिर कहता है कि दे वर ऑब्जर्व्ड, क्लासिफाइड एंड फोर्स्ड टू इंटरनलाइज ऑफ द गेज ऑफ साइकेट्रिक रिकॉग्नाइज देयर ओन गिल्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइकेट्रिक पैदा होना शुरू हो गए, और साइकेट्रिक जो है वो इनक्लोज्ड रूम में रख के उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक मूवी है वन फ्लू ओवर द कक्कूज नेस्ट, आई थिंक दैट्स द मूवी। आप उसको देखना, मूवी नहीं है एक्चुअली में, ये अमेरिकन लिटरेचर का बहुत वंडरफुल वर्क है, बट उस पर मूवीज भी बनी है, तो मैंने मूवीज भी देखी है। तो वन फ्लू ओवर द कक्कूज नेस्ट, आप इस मूवी को देखना, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से मतलब एक मॉडर्न ये जो साइकेट्रिक है, एक मॉडर्न असाइलम है, वो किस तरह से बिल्ड किया जाता है। ये मॉडर्न असाइलम क्या हो सकता है, वो हॉस्पिटल होगा, वैसा हॉस्पिटल जिसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहते हैं, है ना? जैसे बहुत फेमस है हमारे इधर, कांके, रांची में है कांके। कोई भी पागल रहता है तो बोलते कांके भेज देंगे, है ना? मजाक मजाक में भी लोग कह देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न एज में उसको एक कन्फाइन कर दिया गया, साइकोलॉजिकली कन्फाइन कर दिया गया, उसको डीप ऑब्जर्वेशन करना लोग शुरू कर दिया। आप मूवीज देखोगे ना, जितने भी अमेरिकन मूवीज देखोगे, उसमें आपको दिखेगा कि जब कोई थोड़ा इंसेन हो जाता है, जब कोई थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तो उसको एक केयर फैसिलिटी में ले जाता है और उसको वहां पे डाल दिया जाता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है, और डॉक्टर्स उसको पिल्स देते रहेंगे, ग्रीन पिल्स, रेड पिल्स, फलना फलना, बहुत सारे पिल्स दिए जाएंगे, है ना? तो ये क्या हो गया ये एक तरह से
और उसको फील कराया जाता है कि यू आर अ गिल्टी वन, यू आर द गिल्टी वन, यू आर द डिफरेंट वन, है ना, तुम इस समाज से बिलोंग नहीं करते, तुम इस समाज के लायक नहीं हो, इसलिए उसको कन्फाइन कर दिया गया। तो एक ग्रेट कन्फाइनमेंट, एक ग्रेट अनचेन कन्फाइनमेंट इसको बोला गया, इसी को बोला गया द बर्थ ऑफ द असाइलम, द बर्थ ऑफ द असाइलम, मॉडर्न असाइलम, है ना। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू कहता है कि द क्रिएशन ऑफ द असाइलम इटसेल्फ while presented at a therapeutic space, Foucault sees this microcosm as a bourgeois morality. इसको फुको एक तरह से बुर्जुआ मोरालिटी की तरफ देखता है, ये जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसकी जो मोरालिटी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो एजुकेटेड समाज है, वो पढ़ा लिखा समाज है, वो कॉन्शियस समाज है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई मैडमैन उसके समाज में रहे, कोई मैडमैन उसके साथ रहे। इसलिए कहता है द पेशेंट कुड ओनली बी क्योर्ड by accepting the doctor's authority by confirming the institution's norms and law. अब इस समय इस मॉडर्न टाइम में पेशेंट तभी क्योर हो सकता है जब वो डॉक्टर की बात सुनेगा। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे ऑथोरिटोरियल फिगर बन गया। यही है एक्सरसाइज ऑफ पावर, क्योंकि डॉक्टर के पास पावर है वहां पे, एंड ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर इन अ वे, इन कह सकते हैं कि एक जजमेंटल बन जाता है वो, है ना, एक जजमेंट बन जाता है, एक पावर फिगर बन जाता है, और कहता है कि एक अथॉरिटिकल फिगर बन जाता है, एंड कंफर्मिंग टू द इंस्टीट्यूशंस नॉर्म्स ऑफ वर्क, फैमिली एंड रीजन, इफेक्टिव अबैंडनिंग देयर ओन रीजंस, अनरीजंस। उसके जो अनरीजंस थे रेनेसां के समय में, वो अनरीजन सब खत्म हो चुका है ना। अब फैमिली रीजन, ये सारी की सारी चीजें, और जो डॉक्टर जो कहेगा, है ना, डॉक्टर जिस तरह से उसको ट्रीट करेगा, वही ट्रीटमेंट एक तरह से सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। बट मिशेल फुको इसको एक तरह से ग्रेट डाउनफॉल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि पहले के समाज में एक्चुअली में देयर वाज अ टॉक बिटवीन रीजन एंड अनरीजन, बट नाउ देयर इज नो लॉन्गर टॉक, है ना, आप बात नहीं कर सकते। इफ यू कंसीडर टू बी इनसेन इन मॉडर्न सोसाइटी, देन यू विल बी डिस्कार्डेड एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, और यू विल बी पुट इन एन असाइलम, और उस असाइलम में आप क्या करोगे, सब दिन रहोगे, एंड द डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ यू, एंड डॉक्टर्स विल बी द ऑथोरिटोरियल फिगर, और वो जो कहेंगे, जैसे पिल बोलेंगे खाने के लिए, उठने बोलेंगे उठोगे, बैठने बोलेंगे बैठोगे, तो यू विल बी इन, इसी को बोला गया ना सुपरफिशियली मॉडर्न असाइलम या मॉडर्न, जो भी कह लो आप। एनीवे, सो दिस वाज ऑल मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो बुक थी इनकी, इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। इफ यू हैव लर्न समथिंग, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड स्टे कनेक्टेड ना। आई विल कम विथ अगेन न्यू लेक्चर। वैसे मैं इसके और भी वीडियोस बनाऊंगा, जैसे ऑर्डर ऑफ द थिंग्स के बारे में बातें करूंगा, है ना, फिर इनके आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बातें करूंगा, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करूंगा, है ना, इनके जितने भी अदर वर्क्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनके बारे में बातें करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, है ना, बाय बाय।